हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पर। तो देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। नाम से ही जाहिर है भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो संवैधानिक विकास को जानने के लिए, संवैधानिक विकास को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। संवैधानिक विकास को जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री के माध्यम से कि 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध में ये तय हो गया कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व कायम होगा। हुआ नहीं, लेकिन ये तय हो गया कि होगा। कालांतर में फिर देखते हैं 1764 ईस्वी की अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में भारत की तीनों महाशक्ति, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, ध्यान देंगे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें तय होता है, भारत की राजनीतिक गतिविधि को देखकर कहीं न कहीं लग जाता है कि आए दिन निकट भविष्य में ही भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व कायम होगा। कालांतर में देखते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में होता यह है कि भारत की तीनों महाशक्ति, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह, तीनों मिलकर फाइट करते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। और इसके माध्यम से 1764 के युद्ध के बाद बंगाल पर, यही कहें कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है। तो ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना होते ही थोड़ा सा हम लिख से यहाँ हटना चाहेंगे। इमेजिन करिए आपको किसी क्षेत्र का शासक बना दिया गया, आप किसी क्षेत्र के शासक हो गए, तो यहाँ का व्यवस्था कैसे चलेगा? ये तो हेडेक टॉपिक होगा। तो भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ, बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व जब कायम हुआ तो बंगाल के राज्य व्यवस्था को यानी कि प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी भी न पड़े। तो उस समय हुआ यूं कि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव, नाम याद रखिएगा जी, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ के शासन को, बंगाल के शासन को संचालित किया जाने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे इनका राजनीतिकरण होने लगा, ये राजनीति की ओर अग्रसर होने लगे। और 1757, 64 और 65 आने आती है, क्या हो गया कि बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व कायम हो गया। और जब बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व कायम हो गया तो 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के शासन को संचालित किया जाने लगा। ये व्यवस्था चलती है कब तक? 1772 तक। 1772 तक की व्यवस्था चलती है, 1765 से लेकर 1772 तक। 1765 से लेकर 1772 तक की व्यवस्था चलती है। और देखा गया, ब्रिटेन के द्वारा देखा गया कि अपेक्षित परिणाम मिल नहीं रहा है। 1765 से लेकर 1772 तक की अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश शासन की, बंगाल पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन संचालित किया गया, तो ब्रिटेन द्वारा देखा गया कि जो ऐसा अपेक्षा था वैसा अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। तो कहा जाता है कि जब व्यवस्था में दोष होता है तो व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। व्यवस्था में दोष होगा तो व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर देखते हुए ब्रिटेन से
कंपनी को चलाने के लिए, यानी कि ब्रिटेन से बंगाल के शासन को संचालित करने के लिए वहां से एक्ट और अधिनियम आने लगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, क्वेश्चन तो यही से शुरू हो जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो 1773 में ब्रिटेन द्वारा जो बंगाल के शासन को संचालित करने के लिए 1773 में अधिनियम को लाया गया, उसे क्या कहा गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके अनुसार सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे कि इस एक्ट के अनुसार मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी बंगाल के शासन को कायम कर दिया गया। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह ध्यान देने जोगी बात यह है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस समय जो भी होगा वो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो क्वेश्चन दो टाइप से यहाँ पूछे जा सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो भी आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अनुसार, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके कार्य क्षेत्र के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया। पहला पॉइंट ये हो गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, याद रहेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों को शामिल किए गए। गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों को शामिल किया गया। 4 सदस्यों को शामिल किया गया, अर्थात गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 4 सदस्य को। तो आप ध्यान देंगे, हर पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4। अगला पॉइंट पर नजर डालेंगे तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसमें क्वेश्चन पूछने का मोड ये भी हो सकता है कि किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपका आंसर होना चाहिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, याद रखिएगा जी, एलिजा इम्पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का सदस्य में, परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ये सब चीजें याद रहेंगी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, मिस नहीं करेंगे। हमें नहीं लग रहा है कि रटने की जरूरत है, कहीं से भी कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाई करेंगे। हर कुछ आसान है, हर कुछ पॉसिबल है। अगला देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें देखते हैं क्या होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एकदम से याद रखिएगा,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह था इसी के तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस प्रकार इसके अधिकारों में वृद्धि किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि किया गया। कैसे वृद्धि किया गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां हो गया गवर्नर जनरल, यहां हो गए मेंबर। अगर कोई बिल सदन में आता है तो इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों मेंबर एक दूसरे का अपोजिट जाएंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, या तो एक सपोर्ट करेगा, एक अपोजिट जाएगा। और एक सदस्य सपोर्ट करता है, एक सदस्य, अब देखिए दोनों सदस्य अगर सपोर्ट कर देते हैं तो पास हो गया, कोई झंझट नहीं। अगर एक अपोजिट जाता है, एक सपोर्टिव होता है, तो इसमें क्या होगा कि जिधर गवर्नर जनरल मत देगा, जिधर गवर्नर जनरल सपोर्ट करेगा, वो बिल पास होगा कि नहीं। तो इस प्रकार क्या होता है, इसका अधिकार में वृद्धि कर दी जाती है, इसके अधिकारों को और बढ़ाया जाता है। तो गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि किया जाता है इस प्रकार से। और इसके परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी जाती है, 3 कर दी जाती है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इसमें स्थापित हुआ था, ये भी याद रखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 24 सदस्य हुआ करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 6 सदस्य हुआ करते थे। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 24 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 6 सदस्य हुआ करते थे, याद रहेगा। अगला देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर। संवैधानिक विकास के क्रम में क्या देखें, रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का अधिनियम, जहां की बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो 1773 का चार्टर एक्ट में बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन एक ये था, इसमें किया गया कि कंपनी के कार्यालय के खर्च को भारतीय खजाने पर डाला गया। बात समझने का प्रयास करिएगा। कंपनी के कार्यालय के खर्च को भारतीय खजाने पर डाला गया। मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन चला रही थी, बंगाल में जो अपना शासन स्थापित की थी, उसके लिए जो लंदन में जो ऑफिस था, लंदन में ब्रिटेन में जो ऑफिस था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को देख रही थी, तो वहां के कार्यालय का जो खर्च होता था, उसको कहाँ किया गया, भारतीय खजाने पर वाहित कर दिया गया, भारतीय खजाने पर डाला गया। तो नोट कर देंगे 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के कार्यालय के खर्च को भारतीय खजाने पर डाला गया। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो, और इसमें एक चीज और आप नोट कर सकते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में, कि कंपनी के कार्यालय के खर्च को भारतीय खजाने पर डाला गया। प्लस यहां यह भी देखा गया 1793 के चार्टर एक्ट में कि गवर्नर जनरल जो थे उनको क्या किया गया, प्रधान सेनापति बना दिया गया।
आज भी चल रहे, नाम बदल गया, चीजें बदल गया, पर पार्टी तो वही है। आज भी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हुआ करते हैं वो सेना के प्रधान होते हैं कि नहीं जी? तो 1793 के चार्टर एक्ट में किए गए कि गवर्नर जनरल को सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया और कंपनी के कार्यालय के खर्च को भारतीय खजाने पर डाला गया। अब बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ क्या कि सबसे पहला बदलाव तो यह हुआ कि चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, ध्यान दीजिए, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समझने का प्रयत्न करिए। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मीन्स चाय और चीन के अलावा अगर कंपनी को व्यापार करना है तो इसमें इसका एकाधिकार नहीं रहेगा। आपको ये दिख रहा होगा कि कंपनी का धीरे धीरे राजनीतिकरण हो रहा है, धीरे धीरे राजनीतिकरण इसका हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम जब हम देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो होती है वो 1857 की क्रांति हुई रहती है भारत में। तो इस क्रांति के चलते इसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है और कंपनी की साम्राज्यवादी नीतियों में एक बदलाव देखने को मिलता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग बेझिझक पूछेंगे।